हाँ वही मैं कह रहा था, अगर आपको डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं या सर फिर एक्चुअली वो कंटिन्यू करें कॉपी अगला। में लिखे थे ना, वो अब पता नहीं कहाँ भी, तो मतलब मिलती नहीं है टाइम पे। क्या कह रहे हैं आप? सर कॉपी सेक्शन में हाइड्रोकार्बन में दो तीन और एक समड़ा में। ओके ओके। तो कल लेके आइएगा फिर। यस सर। ये आपने लिख लिया था ना, बोरोन, क्रिस्टलिन फॉर्म, यस सर। ये सर सारी चीजें। बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन तक लिख लिया था। ओके, इनऑर्गेनिक बेंजीन तक कर लिया था आपने। यस सर। ये आपने लिखा था या नहीं? ये सही लिख लिया था। ओके। तो ये सारे एयर से रिएक्शन था, आपको पता चल गया था। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हमने कर लिया था। उसके बाद देखिए, जब एयर से कराया तो हमने पता है कि बोरोन दोनों से ही रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, लेकिन बोरोन का एमॉर्फस फॉर्म करेगा, एल्युमिनियम दोनों से ही रिएक्ट करेगा। गैलियम, इंडियम, थैलियम रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। यस सर। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पे देखिए। ओके, ठीक है, लिखिएगा रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। अब देखिए, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस की बात करते हैं, तो जो दोनों से रिएक्ट करता है बेसिकली उसको हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक मेटल। अब ये एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है? तो जो दोनों से ही रिएक्ट करे, तो यहाँ लिख लेंगे द मेटल which liberates hydrogen gas with a strong acid and a strong base is called amphoteric metal. अब ये एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन से होते हैं, तो इनका लिस्ट दे देता हूं मैं। बेरिलियम, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड। ये लिख लीजिए जरा। तो देखिए देवांश, जो आप लोगों का एसिड बेस दोनों से ही रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस, ऐसे हमें पता है कि मेटल अगर रिएक्ट करता है एसिड से तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है, और अगर बेस से रिएक्ट करता है तो आपका क्या दे देगा? नॉन मेटल बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दे देगा। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं बेसिकली। ये जो लिस्ट है आपका, ये एम्फोटेरिक मेटल। सर आपने एसएन लिखा है जेड के बाद? SNES। मतलब इनके जो जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे इम्पोर्टेंट होंगे। जब ये एसिड या बेस से रिएक्ट करेंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ठीक है, देवांश क्लास 10th में पढ़ा था ना आपने, मेटल अगर यस सर। एसिड से रिएक्ट करता है तो यस सॉल्ट सर। प्लस हाइड्रोजन। तो वैसे ही होता है, लेकिन ये एम्फोटेरिक क्या होता है? जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है,
तो इसलिए ये लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, बोरोन, बोरोन की जब बात करें तो बोरोन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे बोरोन रिएक्ट नहीं करता है एसिड और बेस के साथ, लेकिन एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, और ये एल्युमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है 2NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये दे देगा आपको सोडियम एल्यूमिनेट Na, सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। और अगर आपने वाटर बहुत ज्यादा डाल दिया, एल्युमिनियम प्लस 2NaOH और यहाँ पे 6H2O डाल दिया, तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा बेसिकली Na2AlOH का होल 4, ये भी एक सॉल्ट होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये हो जाता है 3H2, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं इसको बेसिकली। सही रिएक्शंस नोट करनी है। हाँ, नोट कर लीजिए। ओके। बस ये चैप्टर 13th ग्रुप कंप्लीट होने वाला है, तो बस अपने पास 14th ही बचेगा ना देवांश? यस सर। ओके। तो 14th में पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो उसका एमॉर्फस फॉर्म आता है, क्रिस्टलिन फॉर्म, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फुल रेंज, जिसके बारे में ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को, उसको यस बाद में करेंगे। ओके सर, हो गया। डन। यस सर। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, सबसे पहले हेलाइड ऑफ ग्रुप 13, हेलाइड ऑफ ग्रुप 13। तो यहाँ पे जब हेलाइड की बात करते हैं हम लोग, तो दो टाइप का हेलाइड होता है। एक होता है EX, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोहेलाइड, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका ट्राई हेलाइड, EX3, ट्राई हेलाइड। तो देखिए ट्राई हेलाइड में क्या क्या बनता है यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू आपका हो सकता है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, और यहाँ पे मोनोहेलाइड में आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू ओनली थैलियम, TL। और यहाँ पे थैलियम में भी बस आपका ये एग्जिस्ट करता है, TLX लेते हैं। अगर आपको ट्राई हेलाइड दिखे थैलियम का, TLI3, तो ये फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था, ठीक है, कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि देखिए अगर मैं TLI3 में अगर TL का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं तो क्या होगा बताइए जरा। सॉरी सर। TLI3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम बता सकते हैं? सर रुकिए जैसे सर 2 2 नहीं होगा। सर 3+3। +3। तो मैंने एक चीज बताया था आप लोगों से कि जो डाउन द ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, तो मैंने बताया था डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। कहने का मतलब ये है कि थैलियम +3 में अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये +3 में कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +1 ही होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों, कैसे होगा, तो थैलियम प्लस में होता है, और जो I3 है बेसिकली, इस पे I3- ऑलरेडी एक कंपाउंड होता है,
ठीक है, मॉलिक्यूल होता है जो इन दोनों के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये थैलियम तो +1 में ही होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगर डायरेक्ट TLX दे रखा है या TLI दे रखा है तो इसमें तो समझ में आता है -1 +1, लेकिन TLI3 में देख के बच्चे लगा देते हैं +3, लेकिन ये क्या होगा आपका +1 ही होगा। ठीक है, ओके सर। चलिए स्लाइड डाउन करो। जस्ट सर, मतलब फिर टीएल जिससे भी कंपाउंड बनाएगा उसका +1 ही आएगा। हाँ, +1 ही आएगा। अब यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा, TLCl3 या फिर TLI3 इज अनस्टेबल, बट TLCl इज स्टेबल, क्योंकि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, पॉइंट साथ साथ लिखते जाइएगा मेरे साथ। बिकॉज इन थैलियम the stability of +1 oxidation state, OS stand for +1 oxidation state, is higher than +3 oxidation state due to inert pair effect. दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ट्राइहेलाइड of group 13 are electron deficient compound. It is Lewis acid. जाहिर सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो लुईस एसिड होता है इन नेचर। It complete its octet by back bonding, either back bonding या फिर डाइमेराइजेशन। तो ये खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बैक बॉन्डिंग या फिर डाइमेराइजेशन करता है। हो गया? यस सर। तो सिंपल सी बात है कि ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये TLCl बनाता है, TLCl3 नहीं बनाता। अगर इनकेस बनाता भी है I के साथ TLI3, ठीक है, तो Tl+ और I3- में होता है। ट्राइहेलाइड जितने होते हैं, अब आप खुद ही सोचिए कि अगर BCl3 है, अगर अपने पास क्या है BCl3 है, तो बोरोन के पास आफ्टर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 बॉन्ड बना रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? बताइए। यस सर।
3 बॉन्ड अगर बोरोन बना रहा है तो सर बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे कि नहीं? यस सर। और होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो होगा कंपाउंड वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये इन ऑर्डर टू गेन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करना। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या कैसे एक्ट करता है? लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है या नहीं? यस और नो आशीष? यस सर। यस तो सर। यहाँ पे क्या होगा कि ये इन ऑर्डर टू गेन इट्स इलेक्ट्रॉन और टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कंप्लीट करेगा ऑक्टेट 2 तरीकों से। एक आपका होगा बैक बॉन्डिंग और दूसरा होगा डाइमेराइजेशन। ठीक है, अब ये बैक बॉन्डिंग क्या होता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैक बॉन्डिंग, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले इधर ध्यान दीजिए। चलो यहाँ पे देखिए, जब बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग क्या होता है, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए बैक बॉन्डिंग होने के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए BF3 है, क्योंकि इसी में होगा, कोई भी कंपाउंड में होगा जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। एक एलिमेंट, इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेकंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए। इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेकंड पीरियड। इधर ये ले लीजिए या फिर बोरोन के साथ ये वाला फ्लोरीन ले लीजिए या फिर बोरोन के साथ ये वाला फ्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? सेकंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए। तो आप पहचान सकते हैं ना सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन है? यस सर। तो ये आपके पास, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्या होगा कि इसको थोड़ा मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना? अब देखिए एक एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। अब इन दोनों में किसी एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और किसी एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो आपको पता है कि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में भाई 3-3 लोन पेयर होता है। तो इसके पास लोन पेयर होगा कि नहीं, बताइए? यस सर। तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। ठीक है, वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी फ्रॉम सेकंड पीरियड एलिमेंट, और एक एलिमेंट के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे एलिमेंट के पास लोन पेयर होना चाहिए देने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो दूसरा जो होगा ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग होगा। यहाँ क्या होगा? लैटरल ओवरलैपिंग। और लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा और इसी को कहते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग। एक बॉन्ड ऑलरेडी बना होता है, देखिए बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है और इसके बाद इसमें जो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनता है ना, इसलिए इसको बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इधर ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा अगर आप, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी ये बना रखा है। चौथा बॉन्ड या तो यहाँ से बना लेगा या फिर इन दोनों के बीच में बन जाएगा या फिर इस वाले फ्लोरीन कहीं भी बन सकता है, ये रोटेट करता रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। इसके कंडीशन लिखेंगे हम लोग, पहले ये बना लीजिए आप। सर ये समझ में नहीं आया मुझे। देखिए अगर पूछता है आपको, कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है, AlCl3 दे दिया जस्ट सपोज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा देवांश। अब यस पूछेगा क्या ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एल्युमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब ये देखिए कि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो इससे मतलब नहीं है। थर्ड पीरियड ये, और सेंट्रल एटम को देखिए थर्ड पीरियड। ठीक है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग के लिए एक एलिमेंट को सेकंड पीरियड एलिमेंट होना जरूरी होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब यस यहाँ पे सर। बात आएगी कि ये आप क्या कह रहे हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल और क्या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। तो यहाँ पे देखिए बोरोन का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p1 होगा कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे इसका जब दिखेंगे तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा और फोकस करके देखिए, तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा? इसको एक्साइट करेंगे इसके एक इलेक्ट्रॉन को, और किस में डाल देंगे हम? यहाँ तो एक था ही, एक यहाँ डाल देंगे। अब एक फ्लोरीन आएगा इससे शेयर कर लेगा, एक फ्लोरीन आएगा इससे शेयर कर लेगा, एक फ्लोरीन आएगा एक इससे शेयर कर लेगा। तो ये ऑर्बिटल वैकेंट है कि नहीं बोरोन के पास? यस सर। एक और मिनट अब में। फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन जो करेंगे आप 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ देखिए एक पूरा का पूरा लोन पेयर यहाँ है, 5 जो है, ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, और फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा है,
तो जस्ट सपोज ये वाला फ्लोरीन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज है, तो इसके पास 3 लोन पेयर है कि नहीं, और हमें तो एक ही लोन पेयर चाहिए ना। यस सर। तो बस यही होता है आपका बैक बॉन्डिंग। अभी और एग्जांपल देंगे तो और क्लियर होगा कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, तो ये लिख लीजिए पहले। हो गया। यस सर। वेरी गुड। इसमें और कोई डाउट है आपको या आगे बढ़े, इसका लिखवा दूं कंडीशन? यस। ओके। बैक बॉन्डिंग क्या होता है उसका मैं डेफिनेशन छोटा सा लिखवा देता हूँ। द स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which partial pi bond, ये जो बॉन्ड है एक जगह फिक्स नहीं होता है, जैसे कि रेजोनेंस की तरह रोटेट होता है ना, तो कभी इधर कभी उधर होते रहता है। pi bond is formed between vacant orbital of one bonded atom and filled orbital of another adjacent, दोनों के दोनों ही बॉन्डेड होते हैं, एक पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है और दूसरे पे लोन पेयर होता है। बॉन्डेड एटम ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है, इज कॉल्ड बीबी। बीबी दैट मीन्स बैक बॉन्डिंग। Conditions for back bonding: one bonded atom should belongs to second period element. One bonded atom should have lone pair electron, and one bonded atom should have vacant orbital, p और d orbital। तो ये कंडीशन होता है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा।
सर आपने यहाँ पे वो वन बॉन्डेड एटम लिखा है सेकंड लाइन। यस, वन बॉन्डेड, इसकी बात कर रहे हैं ना। नो सर, सर वो ब्लैक वाले में फॉर्म्ड, यस बॉन्डेड, यही पूछा ना आपने। यस सर। देवांश, यस सर। हो जाए तो बताइएगा। यस सर। डन देवांश सर। डन। यस सर। वेरी गुड। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, तो देखिए सिंपल सी बात है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए, और वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी फ्रॉम सेकंड पीरियड एलिमेंट, जिसकी वजह से अगर दोनों सेकंड पीरियड एलिमेंट के हैं तो आपका जो बैक बॉन्डिंग होगा काफी इफेक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए BF3 की बात कर रहे हैं, तो BF3 में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगा, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा। वहीं पे BCl3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड पीरियड होगा, एक थर्ड पीरियड होगा, तो मॉडरेट बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। और BBr3 की बात करते हैं हम लोग, तो एक सेकंड पीरियड और एक फोर्थ पीरियड, ये सेकंड पीरियड है। तो यहाँ पे पुअर बैक बॉन्डिंग, और BI3 में सेकंड पीरियड फिफ्थ पीरियड आ जाएगा, तो ये भी काफी पुअर बैक बॉन्डिंग हो जाता है। तो कभी बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग पूछे किसका होगा, तो जब दोनों सेकंड पीरियड एलिमेंट होंगे तभी होगा अच्छे से बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यस सर। इसे लिख लीजिए।
हो गया? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे बताना है आपको कि बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं। ट्राई हेलाइड ऑफ एल्युमिनियम। तो ट्राई हेलाइड ऑफ एल्युमिनियम की जब बात करते हैं तो आपको बताना है यहाँ पे AlF3 में बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं, AlCl3 में बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं, AlBr3 में बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं, AlI3 में बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं। AlF3 में बैक बॉन्डिंग होगा, यस और नो? यस सर होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ये वो रीजन नहीं है। जैसे इसमें क्या होगा कि एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है, एक थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन मैंने बताया था जब फ्लोरीन एल्युमिनियम से रिएक्ट करे, फर्स्ट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करे और सेकंड ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करे तो वो आपका आयनिक कंपाउंड होगा। और ये जो आपका बैक बॉन्डिंग होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड है ना। यस यस सर, तो सर ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। हाँ, एक्सेप्शन नहीं कह सकते, उसका रीजन है ना। ओके। बात समझ रहे हैं? एक्सेप्शन कह सकते हैं आप, लेकिन इसका रीजन है, रीजन समझ में आया ना, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर फजान्स रूल। यस सर, सेकंड नहीं होगा। सेकंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं क्यों नहीं होगा? यस सर, सब मतलब वो सेकंड पीरियड थर्ड एलिमेंट। पीरियड, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, थर्ड पीरियड, फिफ्थ पीरियड। चलिए इसे लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे बात आएगी इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो रेजोनेंस में आपको पार्शियल डबल बॉन्ड याद है? देवांश, यस सर। पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस में। ये थोड़ा बहुत याद। अरे जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक बेंजीन है। तो जब रेजोनेंस होता है, अभी ये क्या है, ये वाला बॉन्ड सिंगल है कि नहीं, ये वाला बॉन्ड सिंगल है, ये वाला बॉन्ड सिंगल है और ये वाला बॉन्ड सिंगल है, लेकिन रेजोनेंस कंटिन्यूअसली होते रहता है तो डबल बॉन्ड इधर भी आ जाता है। अब देखिए ये वाला जो बॉन्ड सिंगल मैं बोल रहा था वो डबल हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं? देवांश, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। तो यहाँ पे देखिए ये डबल हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, सिंगल हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बात समझ रहे हैं? देवांश, सर आपकी आवाज क्रैक कर रही है। मेरी आवाज, आपका नेट सही है? क्योंकि मेरा तो बहुत सही चल रहा है। देवांश, एम आई तो कि ऑडिबल? इससे मैं जैसे एक मिनट में वाईफाई स्विच करता हूँ। ओके ओके। देवांश, हेलो।
यस देवांश, देवांश एम आई ऑडिबल? यस सर, अब ऑडिबल। देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि जैसे ये बॉन्ड स्विच होता है तो कभी डबल कभी सिंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा कि नहीं इस वाले के पास? सारा बॉन्ड क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा या नहीं, यस और नो? यस सर। क्योंकि कभी सिंगल कभी डबल, वो तो रोटेट होते जा रहा है ना, तो इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोलेंगे इसे। ठीक है, मेरी आवाज अभी लैग कर रही है क्या? सर अभी क्लियर आ रही है। अगर नहीं आए तो बताइएगा। ओके। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर समझ में आया या दोबारा बताऊं? सर आ गया। जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस है, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आएगा, पहले ये डबल था और ये सिंगल था, अब ये क्या हो जाएगा, डबल ये हो जाएगा, सिंगल ये हो जाएगा, तो इसके पास क्या है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही तो है। यस सर, यस सर। तो अब देखिए यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, कभी डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, कभी डबल बॉन्ड किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कभी डबल बॉन्ड किधर आ जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये रोटेट करते रहता है, तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। सर बीयर मतलब बॉन्ड लेंथ। क्या क्या बोला आपने? सर बीयर मतलब बॉन्ड लेंथ। बी बी एल का, यस यस। पहले दोनों पॉइंट लिख लीजिए और उसके बाद बताइए। तो दूसरा, पहला पॉइंट समझ में आ गया तो सही है, दूसरा पॉइंट अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। हो गया? जस्ट मिनट। यस और नो बोला आपने, कुछ सुना ही नहीं दिया। जस्ट मिनट सर। ओके ओके, टेक योर टाइम। डन सर। वेरी गुड। तो देखिए ये वाला पॉइंट तो क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। एक प्योर सिंगल बॉन्ड जो होता है वो काफी मतलब लेंदी होता है, डबल बॉन्ड से बड़ा होता है। और डबल बॉन्ड और प्योर सिंगल बॉन्ड के बीच में आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि कभी वो सिंगल होता है कभी डबल होता है, तो एवरेज लेते हैं। बात समझ में आया देवांश, या दोबारा बोलूं मैं? सर आधा है। आधा आया। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सबसे ज्यादा लेंदी होगा? बताइए, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा?
देवांश, एम आई ऑडिबल? यस हेलो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें से बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? सर ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सॉरी ज्यादा सर, होने सिंगल लगा? बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होगा ना। अब यस देखिए, एक बॉन्ड है, कभी सिंगल हो रहा है, कभी डबल हो रहा है, कभी सिंगल हो रहा है, कभी डबल हो रहा है, तो इसे कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो वो इन दोनों के बीच में आता है। बात समझ में आया? एक प्योर सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से, और एक प्योर डबल बॉन्ड। प्योर डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? ये डबल बॉन्ड ही रहेगा, और ये क्या है, सिंगल है, कभी डबल कभी सिंगल, ऐसे ही हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आप बताइएगा कि क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा। दूसरा जो पॉइंट था वो क्या कह रहा था कि बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सेंट्रल एटम का सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, और उसके बाद दोनों का हाइब्रिडाइजेशन दिखता है तो दोनों का निकाल सकते हैं, और उसके बाद देखिए कि कहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है और कहाँ नहीं। देवांश बता सकते हैं ये? यस सर। ओके, टेक योर टाइम, थोड़ा जल्दी बताइए। सर फर्स्ट वाले में होगा। फर्स्ट वाले में बैक बॉन्डिंग होगा। हाइब्रिडाइजेशन बताइए सबसे पहले मुझे तो। sp2। सर sp2। sp2 कहाँ से होगा? सर नाइट्रोजन। नहीं, गलत है। यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। सिग्मा बॉन्ड दो तीन है और एक लोन पेयर, तो चार हो गया, तो चार वाले का sp3 होगा ना देवांश। sp3 यस सर। ये क्यों भूल जाते हैं, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है तीन बॉन्ड बनाने के बाद, इसलिए मैंने जानबूझ के लोन पेयर नहीं दिखाया था। बात समझ में आया? यस सर। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं। नहीं होगा। यहाँ होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, पहले चेक किया करिए ना, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, दूसरा वाला भी चेक कर लीजिए, ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर है देने के लिए। अब यहाँ चेक करिए, कार्बन, कार्बन ऑलरेडी चार बॉन्ड बना रहा है कि नहीं यहाँ पे, यस तो सर इसके बना। पास जगह होगा। नो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो लेगा कैसे, बॉन्ड बनेगा कैसे, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बात समझ में आया? यस सर। ये सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये इसके पास लोन पेयर, और थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास 3d ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा। बात समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे देखिए कि बैक बॉन्डिंग हो जाएगा जब, तो ये लोन पेयर जो है वो किस में आ जाएगा आपका, वो किस में आ जाएगा, इधर बॉन्ड बनाने में आ जाएगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। अब अगर आपने ये बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा ना, और पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हम लोग, और इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे आप इसका sp2 हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। यस सर। देवांश ध्यान से देखिए, आप ये तो चेक कर सकते हैं कहाँ बैक बॉन्डिंग होगा कहाँ नहीं होगा, कर सकते हैं ना? यस सर कर सकते हैं। अब देखिए कि इसमें मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि बैक बॉन्डिंग होगा तो जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखा मैं कि जब बैक बॉन्डिंग कराया हमने, तो ये लोन पेयर तो आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में आ गया, तो पहले sp3 था, अब क्या हो गया, sp2 हो गया कि नहीं, यानी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, हो गया। यस सर। अब यहाँ पे अगर bf3 वाला एग्जांपल दूं मैं आपको, तो bf3 में सबसे पहला सवाल ये होगा, यहाँ तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यस बैक बॉन्डिंग हो रहा है ना, यस सर हो रहा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp2 आएगा।
यस सर। और जब बैक बॉन्डिंग होगा तो बोरोन और फ्लोरीन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। और अब हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा जरा बोरोन का, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन। सर अभी भी क्या होगा? सर sp2 ही है sp3 कैसे? सर, sp2। sp2। तो यहाँ पे देखा आपने कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब बैक बॉन्डिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसी पॉइंट के लिए ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल। हो जाए तो बताइएगा। डन सर। वेरी गुड। अब मेरा एक सवाल है आपके लिए कि BF3, BCl3, BBr3, BI3, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिडिक कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है? समझ रहे हैं? यस सर। अब एक बात बताइए, यहाँ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा BI3, BBr3, देन सबसे कम होगा BF3। क्यों? क्योंकि सब में होगा बैक बॉन्डिंग, होगा कि नहीं बैक बॉन्डिंग? यस सर। और बैक बॉन्डिंग जिसमें स्ट्रांग होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग ये हो रहा है, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा तो इसको सेटिस्फाइड हो जाएगा। धीरे धीरे डाउन द ग्रुप बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होते जाएगा कि नहीं? यस सर। तो इस वजह से ये, एसिडिसिटी और बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग इसमें स्ट्रांग होगा तो इसका ये मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसमें थोड़ा मॉडरेट होगा तो थोड़ा कम सेटिस्फाइड होगा, सबसे कम सेटिस्फाइड इसमें होगा कि नहीं? क्योंकि पुअर बैक बॉन्डिंग होगा। यस सर। तो इसे लिख लीजिए। सर नहीं, ये समझ नहीं आया, मतलब वो हाँ। सेटिस्फाइड कैसे नहीं होगा? वेट अ मिनट। यस, यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं BF3, BCl3, BBr3, BI3, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा कि ये इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगा, काफी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे BF3 जो है ऐसे एक बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, और काफी स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। अब नीचे आएंगे तो मॉडरेट बैक बॉन्डिंग होगा, तो जो क्लोरीन और बोरोन के बीच में जो डोनेशन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा
ये इलेक्ट्रॉन के लिए अभी भी भूखा रहता है। नीचे आएंगे, पुअर बैक बॉन्डिंग, ब्रोमीन और बोरोन से जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच का होगा ये उतना अच्छा से दे नहीं पाएगा, डोनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये और ज्यादा हंग्री रहेगा, सबसे ज्यादा हंग्री ये रहेगा। ठीक है, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक होता है। बात समझ में आया? यस सर। अब देखिए मेरा एक सवाल है, BF3 और BF4 माइनस में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? सर BF4 माइनस का, क्योंकि वो रिपल्शन होंगे। रिपल्सन इज नॉट अ गुड आंसर। इसमें होगा क्या कि BF3 में आपका बैक बॉन्डिंग होगा। BF3 में क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगा। और जब बैक बॉन्डिंग होगा तो यहाँ बोरोन और F में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, जबकि BF4 माइनस में प्योर सिंगल बॉन्ड होगा। यस सर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्योर सिंगल बॉन्ड। तो प्योर सिंगल बॉन्ड एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से तो ज्यादा ही होगा ना। यस सर। तो इस वजह से इसका BF का जो लेंथ होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस BF वाला। समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड, लिख लिया आपने? जस्ट मिनट। यस सर, डन। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अपने पास आ जाता है ब्रिज बॉन्डिंग। यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आएगा डाइमेराइजेशन का। ब्रिज बॉन्डिंग टॉपिक डालिए। अब देखिए ब्रिज बॉन्डिंग को सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं, साथ साथ में लिखिएगा। व्हेन सराउंडिंग atom of monomer is joined to two or more than two central atom, the bond formed is called bridge bonding. तो बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा आपके पास सेंट्रल एटम आ जाते हैं तो वहां ब्रिज बॉन्डिंग होता है। और ये दो टाइप का होता है आपका। एक जो होता है x लेस देन y और एक जो होता है x ग्रेटर देन y। अब ये x क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो x जो होता है बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम होता है, और y जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि इसमें x ज्यादा, y ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग। इसे लिख लीजिए। ब्रिज बॉन्डिंग दो टाइप का होता है, एक आपका
इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एटम कम होगा, सेंट्रल एटम बेसिकली, और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग, दैट मींस एक एटम ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होगा। डन सर। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। सब स्टेबिलिटी का खेल है। AlCl3, जरा बताइए इसमें बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं? सबसे पहले पीरियड चेक कर लीजिए कि इस पीरियड का है। सर नहीं होगा, दोनों सेम नहीं ही है। होगा, नो बैक बॉन्डिंग। तो ये स्टेबलाइज करने के लिए खुद को डाइमेराइज करेगा। क्या करेगा? डाइमेराइज, यानी AlCl3 का होल ट्वाइस हो जाएगा और ये बन जाएगा Al2Cl6। लिख सकते हैं। अगर ट्राइमर बनता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, टेट्रामर बनता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, और पॉलीमर बनता तो n से मल्टीप्लाई करते। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ये डाइमेराइजेशन में कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखता हूं मैं इस तरीके से। अब आपको पता है कि एल्युमिनियम जो है इसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और इस वाले के पास क्या होगा, इसके पास लोन पेयर होगा। तो ये क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है इधर से। इसके पास भी ऐसे ही होगा, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट और इसके पास लोन पेयर, तो इसको ऐसे दे सकता है कि नहीं देवांश? यस सर। देखिए यहाँ पे डाइमेराइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए AlCl3 है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये मोनोमर है, तो इसका 2 मोल आता है आपस में 2AlCl3, तो ये 2 मोल हो गया कि नहीं? हो गया। अब ये दोनों एक में ही मिल जाता है, ये 2 मोल है अलग अलग, ठीक है, एक एक मोल, ठीक है, और दोनों एक में ही मिलके क्या बना लेता है, Al2Cl6। तो ये एक कंपाउंड हुआ कि नहीं? यस सर। अब ये एक कंपाउंड हो गया, तो कंपाउंड हो गया तो जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। तो बॉन्डिंग इस तरीके से होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसमें कोई वो नहीं है। जैसे मान लीजिए NH3 होता है, अब मैं NH4 पॉजिटिव लिख दिया तो क्या दिक्कत है, इसके पास ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी था। अब यहाँ पे H+ एक आया, ठीक है, H+, तो इसके पास लोन पेयर था, एक डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया कि नहीं? यस सर। तो उसी तरीके से ये भी कर लेता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये तीनों जो होते हैं, या तो ये तीनों ले लीजिए या फिर नीचे से ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। ये 3 सेंट्रल एटम लेते हैं, तो 3 सेंटर्ड। और इन तीनों एटम के बारे में, ठीक है, ग्रीन वाला मिटा रहा हूं मैं। अब बताइए कि इन तीनों के बीच में एल्युमिनियम, क्लोरीन और एल्युमिनियम के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है? कितना बॉन्ड बन रहा है? तो दो। 2 बॉन्ड बन रहा है। 2 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? सर 4। 4। तो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और सेंट्रल एटम कम है, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग। इसे लिख लीजिए पहले, और भी एग्जांपल दूंगा मैं इसका। सर अगर इक्वल होंगे आपके बॉन्डिंग। इक्वल नहीं आएगा, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। इक्वल आएगा तो सिंपल सा वही सारी, मतलब एक ही सेंट्रल एटम आएगा, या तो ज्यादा आएगा या फिर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये और ये है, ये 6 एटम जो होते हैं वो इन द प्लेन होते हैं। तो यहाँ लिख दूंगा 6 एटम्स आर इन द सेम प्लेन, और 2 क्लोरीन जो एटम होते हैं आपके,
और आउट ऑफ प्लेन होते हैं। दैट मीन्स above एंड बिलो प्लेन। ये लिख लीजिए, और इसमें अभी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हो गया दिमाग? लिखा है 3 सर। यस सर आपने वो 3C लिख रखा है ना, 3C एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। यस, 3C का मतलब हो गया 3 सेंटर्ड ओके 4 इलेक्ट्रॉन। इससे लिख लीजिए। डन सर। वेरी गुड। तो ये चीजें क्लियर हो गई। यस सर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए, सवाल ये पूछता है कि AlCl3 जो होता है आपका, AlCl3 डाइमेराइजेस but BCl3 do not dimerize। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो इट इज ड्यू टू BCl3 में स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से उसको डाइमराइजेशन की जरूरत ही नहीं होता। इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला आ जाएगा ड्यू टू effective बैक बॉन्डिंग इन BCl3। और इन केस अगर BCl3 डाइमराइज भी कर रहे हैं ना, तो वहां पे छोटा साइज होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा, तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। एंड दूसरा ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग। क्राउडिंग बढ़ेगा, छोटा साइज होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। लिख लिया आपने? जस्ट मुझसे लिख रहा हूँ।
सर आपने स्टेरिक क्राउडिंग लिखी है? स्टेरिक क्राउडिंग, यस। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा देवांश। सर ये होता क्या है? मतलब कि मान लीजिए एक बोरोन छोटा सा है, अब क्लोरीन छोटा सा है तो बॉन्ड भी छोटा होगा, फिर इधर क्लोरीन होगा, फिर इधर क्लोरीन होगा, फिर एक बोरोन इधर, फिर क्लोरीन इधर, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन। अब यहाँ पे बताइए, जब छोटा साइज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटे होंगे, तो ये आपस में रिपेल करेंगे कि नहीं? ये तो दूर दूर बना दिया हूँ, काफी छोटे छोटे होते हैं, तो ये क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे कि नहीं आपस में? और रिपल्सन करेंगे तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। यस सर। चलिए, तो ये होता है स्टेरिक क्राउडिंग। एक छोटे से एटम पे बल्कि ग्रुप आ जाते हैं, उसे स्टेरिक क्राउडिंग कहते डन सर। हैं। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे, अब हेलाइड की और बात कर लेंगे, एल्युमिनियम हेलाइड की। तो यहाँ पे देख लीजिए, बात कर लेंगे हम हेलाइड ऑफ एल्युमिनियम। तो यहाँ बताना है आपको कि डाइमराइज करेगा या नहीं करेगा। AlF3 डाइमराइज करेगा, यस और नो? यस सर करेगा। फिर से करेगा? नहीं, AlF3 तो आपका नहीं, आयनिक कंपाउंड होगा ना। नहीं करेगा, सॉरी सर, वो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। यस सर, वही मैं सोचा हाँ, था कि अभी तो इसे नहीं। ध्यान में रखना है, बिकॉज इट इज आयनिक। वेरी गुड। अब ये आयनिक कंपाउंड होगा इसलिए नहीं करेगा, ये सब के सब करेगा। और क्या बनाएगा आपका? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। ओके। इसे लिख लीजिए। फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे BeF2 के बारे में, हेलाइड ऑफ BeF2। ये फर्स्ट ग्रुप का है, हेलाइड ऑफ बेरिलियम। तो यहाँ पे BeF2 लेंगे, तो यहाँ पे B E F और F। तो यहाँ पे दोनों ही सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक के पास लोन पेयर है। तो ड्यू टू effective back bonding, it does not dimerize. It does not dimerize. हो गया? यस। हो गया क्या देवांश? जस्ट अ मिनट सर। ओके। डन सर।
टॉपिक डालिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। तो दो टाइप का होता है, गैस फेज में नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इसका लीनियर, गैस फेज BeCl2 एग्जिस्ट एज मोनोमर, गैस फेज में ये मोनोमर बन के ही रहता है, BeCl एंड देन Cl। लेकिन जब बात करते हैं हम सॉलिड फेज की, तो यहाँ पे जो सॉलिड फेज में ये दो टाइप में रहता है, एक आपका डाइमर के फॉर्म में रहता है और दूसरा पॉलीमर के फॉर्म में रहता है। डाइमर मतलब ट्वाइस हो जाएगा BeCl3 का BeCl2 का, तो ये डाइमर जो होगा Be2Cl4 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। यस सर। इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये देखिए किस तरीके से डाइमर बनाता है, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, यहाँ पे बी लेंगे, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, तो बेसिकली ये इसको बॉन्ड बना लेगा ऐसे और ये ऐसे। तो ये होता है आपका डाइमर, और डाइमर फॉर्म में यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो ये क्या होगा, sp2 आएगा। यहाँ पे करिए, सॉरी sp होगा, क्या होगा ये sp होगा, और यहाँ करिएगा तो ये क्या होगा, sp2 होगा। और पॉलीमर फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि ये बार बार रिपीट होगा। तो रिपीट किस तरीके से होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, BeCl2 फिर बी लगा दीजिए, फिर Cl फिर बी लगा दीजिए, और ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये बार बार रिपीट होता जाएगा। ये पॉलीमर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, sp3। हो गया। जस्ट मिस आई। डन सर। वेरी गुड। अब लिखिएगा बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग में बेसिकली हमें जो इसमें स्पेशली पढ़ना होता है, बॉन्डिंग इन बोरेन पढ़ना होता है। तो देखिए यहाँ पे BH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो खुद को क्या करेगा, डाइमराइज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, तो ये कन्वर्ट कर लेता है बोरेन में, जिसको हमने अभी बोरेन कहते हैं। और BH3 का बोरेन, BH3 को बोरेन कहते हैं, इसका ट्वाइस कर देंगे, बेसिकली डाइमेराइज कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका बोरेन B2H6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई बोरेन कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं इसे, डाई बोरेन। अब देखिए यहाँ पे कैसे ये डाइमेराइज करेगा, ये काफी स्पेशल टाइप का डाइमेराइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, BH H H, ठीक है। अब यहाँ पे भी आ जाएगा बोरोन, यहाँ पे H H और H, डाइमेराइज करना है इसको, एक कंपाउंड का पूरा बनाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन के पास कुछ है देने के लिए, इलेक्ट्रॉन है, यस और नो, ये बताइए।
हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है देने के लिए? नो सर। बोरोन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है देने के लिए? नो सर। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो बॉन्ड है ना, कभी इसके बीच आ जाता है और ये बॉन्ड कभी इसके बीच आ जाता है। कभी क्या क्या मतलब, ये बॉन्ड जो है ना, देखिए बोरोन तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 4 बना सकता है, तो कभी ये जैसे रेजोनेंस में कभी इधर उधर उठ के जाते रहता है ना, या फिर हाइपर कंजुगेशन में, वैसे ही आपका ये बॉन्ड कभी मोमेंटली मूव करता रहेगा। कभी जब इधर आएगा तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये इधर आएगा तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ रहे? एक ही बॉन्ड है, दोनों शेयर करेगा। समझ रहे हैं? सर देखिए सर तो यहाँ पे, मतलब दोनों यहाँ पे एक देखिए, साइड, एक मतलब बॉन्ड, एक एक समय बॉन्ड में। हाइड्रोजन के बीच यहाँ है और एक बोरोन यहाँ है। अब कभी बॉन्ड ये आपका उठ के इसके बीच आ गया, ये मूव करता रहेगा, कभी ये इसके बीच आ जाएगा। बात समझ रहे? तो ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर करता रहेगा, ठीक है। अब जो डाउट है वो पूछिए। सर ये आपने बोरेन लिखा है, BORANE? हाँ, ये बोरेन लिखा है, ये डाइबोरेन लिखा है। ये समझ में आया? यस सर। इसका अब मतलब देखिए, ये दोनों, मतलब एक टाइम पे दोनों बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक करेगा। हाँ वो मूव करेगा तभी होगा ना, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब यहाँ पे कितने एटम है? 3 एटम है, तो 3 सेंटर्ड लिख दूं, यस सर। और एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग होगा, वहां पे बनाना बॉन्डिंग, ये देख लीजिए बनाना बॉन्ड, ठीक है। यस। डन सर। ऐसे ही आपका BH2 वाला भी होता है। BH2 का देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, डाइमेराइज होगा, और जब डाइमेराइज होगा तो यहाँ पे Be2H4 बन जाएगा। अब ये किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे देखिए Be होगा, यहाँ H होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर एक Be यहाँ होगा, एक H यहाँ, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड कभी इधर जाएगा कभी इधर टूट के जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनाएगा, BeH, ये वाला बॉन्ड फिक्स नहीं होता, कभी इधर कभी इधर जाता है। फिर हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन तो इसके पास हो गई, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, तो ये बेसिकली एक बनाना के शेप का हो जाता है। अरे यार, ठीक है। हो गया। जैसे मैं सर। कल ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आप डाउट कब पूछेंगे? सर कल ही पूछूंगा। अच्छा, तो कल दिन में ही क्लास लेते हैं, क्योंकि परसों तो आपका पेपर है, यस। अराउंड 12 PM, 12 और 1 PM। यस सर, जब भी आप सेटल। ओके, नहीं आपको टाइम मिलना चाहिए ना रिवीजन करने के लिए। यस सर। डन सर। वेरी गुड।
अब यहाँ पे 14th ग्रुप शुरू करेंगे कल हम लोग, और छोटा सा है बस, ठीक है। उसमें ना आप ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेन के बारे में पहले ही पढ़ के आइएगा। ओके, ओके सर, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।